अहिंसा परमो धर्मा की बात करने वाला देश आखिर क्यों बंदूकधारी तालिबानियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? क्या है इसके पीछे की थ्योरी, समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर कैसे पानी फेरा गया, इमरान खान और बुशरा बीबी को लेकर क्या बवाल मच रहा है, इसे भी जानेंगे। और कोलकाता के आरजीकर केस में अब नया मोड़ आ गया है, जानेंगे कोर्ट ने क्या कहा। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। भारत और तालिबानियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक से साफ है कि ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के बीच हाल की बातचीत से ये दिखाती है कि भारत अब इस क्षेत्र के बदलते राजनीतिक हालात को नए नजरिए से देख रहा है। अब इन बदलते संबंधों से भारत कुछ बड़ा दिखाना चाहता है। आपको बता दें, आज से करीब 3 साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिका ने आर्मी वापस बुला ली थी, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया था। बीते सालों में भारत के लिहाज से इस घटना को रणनीतिक और कूटनीतिक झटका माना गया। अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के 2 दशक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप्स और नए संसद भवन के निर्माण जैसी मुख्य परियोजनाओं पर निवेश किया था। लेकिन तालिबान की सरकार के आने के बाद से ये चीजें तेजी से कहीं पीछे छूटती चली गई और भारत के दुश्मन जैसे चीन और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता मिल गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा को लेकर भी इसकी वजह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देखने को मिली। लेकिन पिछले हफ्ते भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में बदलाव के कुछ संकेत मिले हैं, जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा व्यापार बढ़ाना था और ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना। लेकिन इस मुलाकात ने सुर्खियां इसलिए तेज कर दी क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार संसद में दहाड़ते हुए कहा कि हम पीओके को वापस लेंगे। और बीते दिनों तालिबान और पाकिस्तान के बीच हवाई हमले भी काफी बढ़े, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत कूटनीतिक के लिहाज से पीओके को वापस लेने में तालिबान की मदद ले सकता है। पिछली कई ऐसी मुलाकातों में देखा गया कि भारत ने बस मेज पर बैठकर ही कूटनीतिक फैसले किए हैं, जिसके चलते बिना गोली चलाए भारत के दुश्मनों को नुकसान हो रहा है। और अगर इस मुलाकात के बाद पीओके को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो समझ जाना होगा कि डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने फिर कमाल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हालात बद से बदतर हो चले हैं। इस समय भुखमरी जैसे हालातों से जूझ रहा है पाकिस्तान और वहाँ की आवाम भी यही चाहती है कि अब पाकिस्तान की गद्दी किसी जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में जाए। और इमरान खान इस समय पैरामीटर में फिट बैठते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने साजिश से उन्हें जेल में बंद कर रखा है। हाल ही में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई, साथ में बुशरा बीबी को भी जेल भेज दिया गया है। और अब उनके समर्थन में पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सरकार और आर्मी जुल्म करने लगी है। आपको बता दें, अब तक 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सब में प्रदर्शनकारियों को ही दोषी माना जा रहा है। द डॉन के मुताबिक इमरान खान के सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े। इसके जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना पर पत्थर फेंके गए। घंटों के टकराव के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से डी चौक खाली तो करवा लिया। इस बीच प्रदर्शन की अगुवाई कर रही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने कहा कि जब तक उन्हें खान नहीं मिल जाते प्रदर्शन जारी रहेगा। डी चौक इस्लामाबाद का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। राष्ट्रपति भवन, पीएम ऑफिस, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट इसी इलाके में है। सेना ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजधानी पहुंचने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन और कई भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स तोड़ दिए और कंटेनरों पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए। हिंसा से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में धारा 245 लागू कर दी, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश थे। पाकिस्तानी सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इन घटनाओं को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की आवाम दिल से चाहती है कि इमरान खान दोबारा सत्ता में आए और देश की बागडोर संभाले। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि इमरान खान ने कई बार भारत और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर सही फैसले लिए और हिंसा को कम करने की भी बात कही।
देश में बड़ा फैसला हुआ। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार देते हुए कहा है कि तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया उस समय खचाखच भरी अदालत में पीड़िता के पिता भी मौजूद थे। कोर्ट का फैसला आते ही वो फपक फपक कर रोने लगे। पीड़िता की मां रो रो कर बस यही पूछती रही कि मेरी बेटी को क्यों मारा। पिछले 5 महीने से पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई थी। शनिवार को कोर्ट के बाहर हजारों लोग मौजूद रहे। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने एक दूसरे को जमकर कोसा और आरोप लगाए। आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय को दोषी करार देते हुए इस मामले में 162 दिन बाद इंसाफ हुआ है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय राय को दोषी माना। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर घटनास्थल से मिले सबूत और पीड़िता के शरीर पर मिले डीएनए के सबूत को सही माना और आरोपी संजय राय को इस केस में लिप्त बताया। जज अरनिबान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला घोटा, तुम्हें मौत की सजा या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा है और सेक्शन 66 के तहत 25 साल या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। हालांकि कोर्ट में संजय राय ने खुद को निर्दोष बताया। संजय राय कोलकाता पुलिस में पहले सिविक वॉलंटियर रहा है। रॉय ने बार बार कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? असली अपराधी बाहर घूम रहे हैं, मैंने ये अपराध नहीं किया है। हालांकि संजय रॉय ने पहले अपराध कबूल कर लिया था। इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। टीएमसी का कहना है कि अदालत में सभी के पक्षों को सुना गया। कुछ लोग जनता को गुमराह करने के लिए न्याय में देरी पर सवाल उठा रहे थे। आइए आपको बताते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर अस्पताल की एक मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसका शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसे लेकर कोलकाता की जनता सड़कों पर उतर आई। अगले ही दिन 10 अगस्त को संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा यह किया जा रहा था कि उसने अकेले ही इस अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन पीड़िता के परिवार और जूनियर डॉक्टरों ने एक ग्रुप बनाया और इसे साजिश का हिस्सा बताया। पिछले साल ही ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी और कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, जिसका व्यापक असर देश भर में देखने को मिला था। ममता सरकार बुरी तरह से फंस चुकी थी। 12 नवंबर 2024 को बलात्कार और हत्या के मामले में बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई और 18 जनवरी 2025 को सियालदह अदालत मामले ने फैसला सुनाया। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी और कोर्ट दोषी संजय राय को सजा सुनाएगी। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।